नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट अड्डा में। मेरा नाम है सुमन बनर्जी और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। हम सबको पता है कि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग होना आपके गोल्स के लिए और आपके सपनों के पूरा करने के लिए कितना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि लाइफ के किस स्टेज पर आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है और उसके लिए आपको आज ही से सेविंग्स करनी चाहिए, आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इस प्रोसेस को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें बहुत सारी पेपर वर्क इन्वॉल्व होती हैं। आज मैं आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को बिल्कुल आसान कर दूंगा, जिससे आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से अपने प्रोफाइल, इनकम और रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसलिए हम सारी बेसिस को कवर करते हुए 6 सिंपल स्टेप्स में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे। और ये 6 स्टेप्स हैं: सेविंग्स, इंश्योरेंस, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेविंग्स के साथ। हमेशा ये बात याद रखिए कि आपके घर के महीने का खर्चा जितना भी है, लाइक राशन, बच्चों के फीस, बिल्स, अगर इसमें आपको महीने में 25,000 खर्च हो रहा है तो आपके सेविंग्स अकाउंट में हमेशा एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आपका घर 6 महीनों तक का खर्चा आराम से चल सके। सो 25,000 महीने के, 6 महीने के 1.5 लाख। और ये इसलिए आपके प्लानिंग का फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है क्योंकि ये तब आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपकी जॉब चली जाती है या फिर अब के जैसा पेंडेमिक या फिर इकोनॉमिक रिसेशन हो जाता है तो आप सेफ रहेंगे। अब आते हैं दूसरे स्टेप, इंश्योरेंस पे। काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, डर जाते हैं और दूर भागने लगते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10-12 इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखते हैं और अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डाल लेते हैं। इंश्योरेंस को बिल्कुल भी मुश्किल ना बनाएं, ये बहुत ईजी है। 2 ही चीज़ तो करनी है, पहली लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, घर पे जो भी अर्निंग पर्सन्स हैं उनके एनुअल इनकम के 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी है। अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो 5 इंटू 20 1 करोड़ का बेसिक लाइफ कवर लीजिए। और अगर आप चाहें तो क्रिटिकल कवरेज इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी एज 30-35 की है तो 1 करोड़ का कवरेज आपको 15-20 हज़ार में इजीली मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए घर पे। आप, आपके वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स सबका पर है 1.5 से 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। कभी अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो 2-3 लाख का बिल तो बन ही जाता है। अगर आप प्रॉपर कवर का अफोर्ड कर नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट 1-1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए। ये स्टेप कंप्लीट करके आपने अपने फैमिली को फ्यूचर के लिए सेफ बना दिया है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन मनी बैक, प्रीमियम वेबर के झमेलों में मत पड़िए। सिंपल एंड बेसिक टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, बस दैट्स एनफ। अब स्टेप नंबर 3, लोन्स। पहले आपको ये जान लेना है कि कौन से आपके ऐसे लोन्स हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। जनरली 2 तरह के लोन्स होते हैं, अच्छे लोन्स और बुरे लोन्स। अच्छे लोन्स वो हैं जिनमें आपको 8 से 8.5% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लाइक होम लोन्स। ये लोन्स अच्छे इसलिए हैं क्योंकि ये आपके टैक्स भी बचाती है, तो इसको जल्दी पे करके ख़त्म करने का ना सोचें। बुरे लोन्स वो हैं जिसमें आपको 12 से 14% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लाइक पर्सनल लोन, व्हीकल लोन। इस तरह के लोन्स को आप जल्दी पेमेंट करके ख़त्म करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये अगर लंबे वक्त तक चलती रही तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं होने देगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये महंगे ईएमआई वाले लोन्स को ख़त्म करना आपका पहला फोकस होना चाहिए। देखते ही देखते हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, तो आइए बाकी का आधा रास्ता भी हम साथ में तय कर लेते हैं। अब स्टेप नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल प्लान, यूलिप प्लान, गोल्ड में गोल्ड बॉन्ड्स, डिजिटल गोल्ड और रियल एस्टेट। अब आप किस टूल पे इन्वेस्ट करें ये आपकी इनकम, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और गोल्स पे डिपेंड करता है। इसका डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ही डिस्कस कर लें तो बेहतर है, या फिर स्क्रीन में दी गई इस नंबर कॉन्टैक्ट करके हमारी सलाह भी ले सकते हैं। मेरी राय में आपके मंथली इनकम का एटलीस्ट 20% तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मंथली इनकम 50,000 है तो आपको एटलीस्ट 10,000 इन्वेस्ट करना है। उससे ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो और भी बेहतर है। एफडी, आरडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल प्लान सेफेस्ट ऑप्शंस है।
और गारंटीड रिटर्न्स भी देंगे, बट लो रिस्क है तो लो रिवॉर्ड्स भी होंगे। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, इंश्योरेंस, यूलिप प्लान्स इक्विटी बेस्ड ऑप्शंस हैं और आपको इजीली 14 से 15% तक का रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। अब रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा ही होगा, बट आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। गोल्ड में कभी भी आपको बनाई हुई ज्वेलरी को खरीदने की सलाह मैं नहीं दूंगा। ज्वेलरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, लग्जरी है। उसमें लगाई गई मेकिंग चार्ज और फ्यूचर में सेल करने पर जो गोल्ड का प्राइस होता है वो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत ही कम होता है। बेटर ऑप्शन होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेना बैंक से, जिसमें आपको एडेड इंटरेस्ट भी मिलेगा, या फिर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए जो कि 24 कैरेट की 999.9 प्योरिटी की होती है। इसको आप फ्यूचर में सेल भी कर सकते हैं या फिर अपने पास डिलीवर भी करवा सकते हैं। अब बात करें अगर रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की, तो हम भारतीयों को प्रॉपर्टी से काफ़ी लगाव होता है। अब जिस देश में ज़मींदार होने पर जितनी रेस्पेक्ट दी जाती थी, तो अपनी एक प्रॉपर्टी होने पर प्राउड फील करना लाजमी है। इसलिए कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टीज पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हुए आती है और जब हम वो विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो काफ़ी बड़ी प्रॉफिट देखने को मिलती है। बात यह है कि सिचुएशन अभी भी वैसी ही है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को आज भी लेकर 10, 15, 20 सालों के लिए भूल सकते हैं तो वो आपको अच्छी रिटर्न देगी, बट खुद से पूछिए क्या आप इतना लंबा वेट कर सकते हैं। आई थिंक ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा ना में। और साथ में आपको ये भी सोचना है कि इसमें कितना पेपर वर्क लगता है। घर या फ्लैट है तो उसकी मेंटेनेंस लगती है, किराए पे दिया हुआ है अगर तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है टाइम टू टाइम, ज़मीन अगर है तो हड़प लिए जाने का भी डर लगा रहता है। इतने सारे मुश्किलों में हमें क्यों पड़ना, सिंपली अपने लिए एक घर बनाइए। बेटर होगा अगर होम लोन लेकर बनाएं, क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन, टैक्स डिडक्शन, गवर्नमेंट के दिए हुए योजनाओं को कंसिडर करेंगे तो आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपका काम या बिजनेस ऐसा है कि जिसके लिए आपको एक परमानेंट शॉप या फिर एक ऑफिस चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। अल्टीमेटली यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि रियल एस्टेट अपने लिए सही है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सही नहीं है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल रियल एस्टेट बिजनेस में हैं तो वो सिचुएशन अलग है। अब स्टेप नंबर 5, टैक्स प्लानिंग। फर्स्ट तो एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत उनको है जो 6 लाख या फिर उससे ज़्यादा की इनकम करते हैं। अगर आपकी इनकम उससे कम है तो बहुत ज़्यादा टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। कई तरीके से टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके बच्चों के कॉलेज की फ़ीस हो गई, इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल जाएगा और थोड़ा सा टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया तो आपका टैक्स प्लानिंग कंप्लीट। पर अगर आपकी इनकम 6 लाख के अबव है तो ज़रा हमें डिटेल में काम करने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। फर्स्ट, 80C को यानी लाइफ इंश्योरेंस को और 80D को यानी हेल्थ इंश्योरेंस को पूरा यूज़ कर लीजिए। 80C में 1.5 लाख और 80D में अप टू 60,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप, आप 50,000 का NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम ले लीजिए, उस पर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। थर्ड, एडिशनल ऑप्शंस, होम लोन और पहले से ही मेंशन कर चुका हूँ मैं, जो कि कॉलेज फीस, इतना कर लिया तो अच्छी खासी आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी। और ऐसे सिस्टमेटिकली करेंगे तो काफ़ी इजी भी आपको लगेगा। लास्ट स्टेप यानी रिटायरमेंट प्लानिंग, ये भी काफ़ी इजी है। बस आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि अभी आपका मंथली खर्चा कितना है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-15 हज़ार ऐड कर लीजिए। ये होगा इन्फ्लेशन का कंसिडरेशन, यानी वक्त के साथ चीज़ों की कीमत बढ़ने का मापदंड। अब हम अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो आपका मंथली खर्चा अभी 25,000 है, उस पर हमने 15,000 जोड़ दिया तो हो गया 40,000। इतना अगर आपको पेंशन के तौर पर मिलने लगे तो वो काफ़ी है। अब इतने पेंशन की कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एज अगर अभी 30 इयर्स की है और आपको 60 के बाद 40,000 पर मंथ चाहिए पेंशन के तौर पे, तो अब हमें ये पता करना है कि आज से आप महीने पर कितना इन्वेस्ट करें ताकि आपको उतना पेंशन मिल सके। इसके लिए आप गूगल पर एन्युटी कैलकुलेटर सर्च कीजिए, उस पर एक लमसम अमाउंट दे के ये चेक कर लीजिए कि आपको आपके वाइफ को लाइफ लॉन्ग कितने का पेंशन मिलता रहेगा, और उसके बाद आपके नॉमिनी को डिपॉजिटेड अमाउंट रिटर्न भी मिल जाएगा। इसी तरह के और भी ऑप्शंस होते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो ऑप्शन चूज़ कर लें। अब हमें इस एग्जांपल में 40,000 पर मंथ का पेंशन चाहिए तो 80 लाख के लमसम डिपॉजिट की ज़रूरत होगी। सो अब ये 80 लाख 60th ईयर में कैसे हो उसका भी कैलकुलेशन हम गूगल के SIP कैलकुलेटर के ज़रिए करेंगे। सो महीने में आप 2500 का इन्वेस्ट अगर करें SIP में, जिसमें इजीली आपको 12% तक का रिटर्न हो सकता है,
तब 60th ईयर में आपके हाथ में 80 लाख होगा। ये प्रोसेस फॉलो करने पर आपको कई सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक मंथली पेमेंट उतना भी बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा, प्लस कभी इमरजेंसी आई तो आप पार्शली थोड़ा निकाल भी सकते हैं और पेंशन अमाउंट पर 6% का इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। ये 6 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका लाइफ सुकून से गुजरेगा और आपका टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। अब और फ्यूचर में इसको लेके आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड करने से पहले मैं एक और बार दोहरा दूं कि आपको पेपर वर्क को कम से कम रखना है, इंश्योरेंस किसी भी हाल में करना है, ताकि कल को आपके ना होने पर भी आपके फैमिली मेम्बर्स उन पेपर को अच्छे से समझ सकें, संभाल सकें, क्लेम्स ईजिली कर सकें। इसलिए पहले से कह रहा हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग को शॉर्ट एंड सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है और यही बेस्ट वे ऑफ प्लानिंग भी है। ये प्लानिंग है अल्टीमेटली आपके और आपके फैमिली के लिए ही, तो अपने साथ उनकी भी लाइफ को इजी बना दें और फाइनेंशियल मुश्किलों को दूर कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए। आपको हमसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी भी और तरह की हेल्प अगर ज़रूरत हो तो इस नंबर पर हम अवेलेबल होंगे। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स पर ज़रूर बताएं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले दिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।